डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन की ऑनलाइन कक्षा में सभी शिक्षक व शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन का जो विषय है उसके अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा वह जो टॉपिक है आज का वो है संविधान, जो कि नागरिक शास्त्र का जो सामाजिक अध्ययन का जो नागरिक शास्त्र वाला हिस्सा होता है उसके अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है संविधान। तो आइए देखते हैं कि संविधान क्या है तथा इसके बारे में अध्ययन करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि संविधान क्या है और यह किस तरह से कार्य करता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए हमें कुछ नियमों कानूनों की आवश्यकता होती है। ये आज से नहीं, आदिकाल से ऐसा चला आ रहा है कि जब भी कोई शासन चलाया जाता था तो उसके लिए कोई न कोई नियम कानून आवश्यक होते थे। इन नियमों कानूनों के द्वारा ही किसी भी देश की जो शासन प्रणाली होती है वो संचालित की जाती है। तो आधुनिक समय में जो आधुनिक राज्यों की जो संकल्पना आई तो वहाँ पर जो नियम कानून थे, पहले के समय में जो दैवी राज का सिद्धांत था या राजा का जो सिद्धांत था, तो वहाँ पे राजतंत्र हुआ करता था। तो राजतंत्र में क्या होता था कि राजा का जो आदेश होता था, जो नियम का वो वही उनका नियम होता था, वही उनका कानून होता था। लेकिन आधुनिक काल में चीज़ें परिवर्तित हुई और आज किसी भी देश की शासन प्रणाली को चलाने के लिए जो है एक संविधान की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो किसी भी देश की शासन प्रणाली को चलाने के लिए संविधान अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए आज हम इसके बारे में, इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है ये। जैसा कि देखिए, संविधान जो है नियमों सिद्धांतों का समन्वय माना जाता है। और नियमों सिद्धांतों का समन्वय, जैसा कि मैं बताया, किसी भी देश की शासन प्रणाली को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। बिना किसी नियम, बिना किसी सिद्धांत के किसी भी देश की शासन प्रणाली को नहीं चलाया जा सकता। लेकिन वो नियम कौन से होंगे, वो सिद्धांत कौन से होंगे और एक कहाँ से लिए जाएंगे और किस प्रकार से इनका क्रियान्वयन किया जाएगा, इसका कोई आधार होना चाहिए। तो इसी के लिए संविधान की संकल्पना की गई। यह राज्य का सर्वोच्च दस्तावेज होता है। किसी राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, उसको संविधान कहते हैं। इस संविधान में क्या क्या दिया रहता है, किस प्रकार से हमारी शासन प्रणाली चलेगी, इसमें कौन कौन सहभागिता करेंगे, कैसे चलाएंगे और कहाँ कहाँ पर हमारी शासन प्रणाली का विस्तार होगा, हमारे जो शासक हैं उनका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उनकी कार्यप्रणाली क्या होगी, हमारे अधिकार क्या होंगे, हमारे कर्तव्य क्या होंगे, इन सभी को संविधान में बताया गया है। जो हमारा संविधान है, किसी भी देश का जो संविधान होता है वहाँ पर इस चीज़ का उल्लेख किया गया होता है। तो सिद्धांत आप लोगों को जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये निष्कर्ष निकल के आया कि जो संविधान होता है, जो संविधान का अर्थ होता है, संविधान हम उसे कह सकते हैं जिसमें किसी राज्य की शासन प्रणाली को चलाने के लिए जिन नियमों सिद्धांतों की हमें आवश्यकता होती है उनका जहाँ पर समन्वय और संग्रह किया है। नियमों कानूनों सिद्धांतों का जो समन्वय होता है वह संविधान कहलाता है। तो संविधान के अर्थ जानने के साथ ही साथ हमें एक चीज़ और जानना है कि संविधान के बारे में समय समय पर विभिन्न विद्वानों के द्वारा उसकी कई परिभाषाएँ की गई हैं। इसमें लास्की हैं और डायसी हैं, गिलक्राइस्ट हैं और ऐसे दो चार विद्वान हैं जिन्होंने समय समय पर संविधान की अपनी परिभाषाएं दी। जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है वह गिलक्राइस्ट के द्वारा दी गई है। जो गिलक्राइस्ट थे विद्वान, इनके द्वारा जो है संविधान की परिभाषा जो दी गई थी वो सबसे व्यापक और सबसे प्रभावशाली परिभाषा मानी जाती है। आइए देखते हैं कि परिभाषा क्या थी। गिलक्राइस्ट ने अपनी परिभाषा में बताया कि संविधान उन सभी लिखित अलिखित नियमों और कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है। शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा किया जाता है और उन सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है जिसके आधार पर इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार देखते हैं गिलक्राइस्ट की परिभाषा थोड़ी बड़ी है, बड़ी व्यापक है, लेकिन यह एक पूर्ण परिभाषा है। इसमें जो है देखिए, पहली बात तो नियमों कानूनों की बात की गई, चाहे वो लिखित हो चाहे अलिखित हो, लिखित हो चाहे अलिखित हो,
सारे कानूनों का ये संग्रह है, एक बात। दूसरी बात इसमें क्या है, इसी के आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है। और फिर तीसरी बात इसमें जो बताएगी, शासन के जो विभिन्न अंग होते हैं, चाहे व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, या इनके जो अधीनस्थ हों, उनके बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया जाता है वो भी उसमें दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ उन सामान्य सिद्धांतों का भी निर्धारण किया जाता है जिसके आधार पर इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इन शक्तियों का मतलब पृथक्करण किया जाता है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, और इन शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाता है, इन सब का उल्लेख किसी देश के संविधान में किया जाता है। इसके साथ ही एक दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है, एक विद्वान थे वुल्जे के द्वारा भी एक परिभाषा दी गई है। संविधान उन सिद्धांतों का संग्रह है जिनके द्वारा सरकार की शक्तियों, शासितों के अधिकारों तथा उन दोनों के बीच संबंधों का समन्वय किया जाता है। इनकी परिभाषा छोटी परिभाषा है, लेकिन इस छोटी परिभाषा में बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं। उन सिद्धांतों नियमों का संग्रह है, ये बताया गया, जिनके द्वारा सरकार की शक्तियों और शासितों के अधिकारों, मतलब जो नागरिक हैं, जो सरकार है, सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उसमें सरकार में सब आ गए, और शासितों के अधिकारों तथा उन दोनों के बीच संबंधों का समन्वय किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दो परिभाषा संविधान की अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषा है, और इन दोनों परिभाषाओं में संविधान के जो अर्थ है, जो संविधान का स्वरूप है, उसकी व्याख्या की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान का जो अर्थ है वह लगभग स्पष्ट हो जाता है कि इसमें जो है नियमों कानूनों की विवेचना की जाती है, वो नियम कानून जिनके द्वारा किसी देश की शासन प्रणाली को चलाया जाता है। और इसके साथ ही साथ सरकार और किसी देश में जो उसके नागरिक होते हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, इन सब चीज़ों का भी संविधान में उल्लेख किया जाता है। अब हम देखेंगे जो संविधान था, अगर उसका अर्थ और उसकी परिभाषा स्पष्ट हो जाने के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है हमारे सामने, वो होता है संविधान के प्रकार। क्या होता है? संविधान के प्रकार। संविधान का प्रकार। संविधान के प्रकार के दो आधार हैं। प्रकार में एक पहला आधार है उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के हैं? उत्पत्ति के आधार पर और एक दूसरा है संशोधन के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर। संशोधन, संविधान में समय समय पर संशोधन किया जाता है, या परिवर्तन के आधार पर। परिवर्तन के आधार पर संशोधन या परिवर्तन के आधार पर। तो एक है उत्पत्ति के आधार पर संविधान के प्रकार, और दूसरा है संशोधन या परिवर्तन के आधार पर। ये दो महत्वपूर्ण आधार हैं। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं उत्पत्ति के आधार पर संविधान कितने प्रकार का होता है। अगर उत्पत्ति के आधार पर संविधान को देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है। एक होता है विकसित और दूसरा होता है निर्मित। विकसित संविधान और निर्मित संविधान। इसी को कहीं कहीं पर जो है लिखित और अलिखित संविधान कहा जाता है। जो विकसित संविधान होता है इसको जो है अलिखित संविधान भी कहा जाता है, अलिखित। और जो निर्मित होता है उसको लिखित संविधान कहा जाता है, लिखित संविधान कहा जाता है। विकसित संविधान क्या होता है और निर्मित संविधान क्या होता है, इसी के अंतर्गत हम अलिखित और लिखित संविधान का भी भेद समझने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करना चाहेंगे विकसित संविधान के बारे में। विकसित संविधान वह संविधान होता है जो किसी एक निश्चित समय में इसका निर्माण नहीं किया जाता, न तो निश्चित समय में और न तो किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा या निश्चित संस्था के द्वारा, या एक समय विशेष की उपलब्धि नहीं होती है। यह समय समयांतर से, आदिकाल से या पुराने काल से चले आ रहे नियमों, कानूनों, परंपराओं,
अभिसमयों, इन सब का जो हो एक संकलन होता है, वो विकसित संविधान कहलाया जाता है। इसका जो निर्माण होता है वह किसी समय विशेष पर और किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि यह नियमों या इनमें जो नियम होते हैं वह किसी प्रथा और किसी अभिसमय और परंपरा के द्योतक होते हैं और उन्हीं का संकलन किया जाता है। और समय समय पर जिस तरह की आवश्यकताएं होती हैं उस तरह के नियमों कानूनों को इसमें संकलित किया जाता है। यह देखा जाए कि यह संविधान जो होता है एक तरह से इसका विकास होता है, क्रमबद्ध विकास होता है इसको लिखा नहीं जाता है। इसीलिए इसको अलिखित संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि ये समय के साथ साथ इसमें चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं, किसी एक समय विशेष पर इनको लिखा नहीं जाता है। इसके साथ अगर दूसरे स्थान पर देखिए, जो निर्मित संविधान होता है उसकी जो रचना की जाती है वो एक समय विशेष में किसी संस्था विशेष द्वारा और व्यक्ति विशेष के द्वारा जो है इसकी रचना की जाती है। जैसे आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो जो संविधान बन रहे हैं उनका जो निर्माण होता है वो एक इसकी निर्मात्री सभा होती है, उसको संविधान सभा बोलते हैं। संविधान सभा का गठन हम इसको देखेंगे, अभी अगला लेक्चर जो होगा वो संविधान सभा के गठन पर ही होगा। तो आप देखेंगे जो निर्मित संविधान होते हैं उनका गठन जो है संविधान सभा की एक निश्चित संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। उसमें कुछ व्यक्ति विशेष होते हैं, उसमें वाद विवाद चर्चा परिचर्चा के द्वारा किसी भी संविधान का निर्माण किया जाता है। उसमें विभिन्न राज्य और प्रशासन संबंधी नियमों कानूनों का संकलन किया जाता है, इसलिए इसको लिखित संविधान भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के संविधान हुए, एक तो विकसित जिसको अलिखित संविधान भी कह सकते हैं, एक निर्मित जिसको लिखित संविधान भी कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारा संविधान के प्रकार का जो दूसरा आधार था वो था संशोधन के आधार पर। संशोधन के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर। संशोधन के आधार पर जो संविधान होता है वो उसके भी दो रूप हैं। एक तो होता है लचीला नम्य, इसको नम्य भी बोलते हैं। दूसरा होता है कठोर संविधान। एक लचीला संविधान होता है और एक कठोर संविधान होता है। इसको जो है लचीला संविधान जो होता है उसको सुपरिवर्तनशील और जो कठोर होता है उसको दुष्परिवर्तनशील संविधान भी कहा जाता है। लचीला का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जिसमें जो है आसानी से परिवर्तन किया जा सके, समय के साथ जो बदलता हो। तो देखिए संशोधन के आधार पर जो संविधान होता है दो प्रकार का होता है, एक लचीला होता है, एक कठोर होता है। जो लचीला संविधान होता है उस संविधान की विशेषता यह होती है कि इस संविधान में जो विभिन्न प्रशासन संबंधी प्रावधान दिए गए होते हैं उनमें आवश्यकता अनुसार एक सामान्य संशोधन की प्रक्रिया अपनाकर इसमें संशोधन किया जा सकता है। सामान्यतः इस प्रकार के संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन या परिवर्तन के लिए जो वहाँ की विधायिका होती है, जिसको हम लोग पार्लियामेंट अपने यहाँ कहते हैं, उसके द्वारा जो है एक सामान्य बहुमत के द्वारा ही इस प्रकार के संविधान में उसके किसी भी भाग में, उसके किसी भी हिस्से में एक सामान्य बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। और जिस संविधान में परिवर्तन करने के लिए या संशोधन करने के लिए सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त जो है किसी अन्य प्रक्रिया को भी अपनाया जाता है तो उसको हम कठोर संविधान की श्रेणी में रखते हैं। कठोर संविधान में परिवर्तन करना इतना आसान नहीं होता है। हाँ, इसमें जो है संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो जो है सामान्य प्रक्रिया से हटकर होती है, इसलिए इसको कठोर संविधान कहा जाता है। आप लचीले संविधान में आप देख सकते हैं कि लचीले संविधान में ज़्यादातर उदाहरण दिया जाता है ब्रिटेन का, इंग्लैंड का संविधान, इसको लचीला संविधान कहा जाता है। और कठोर संविधान में आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान माना जाता है। अगर आप इस संदर्भ में अपने देश के संविधान के बारे में जानना चाहेंगे तो अपने देश का संविधान ना तो अत्यंत लचीला है और ना ही तो अत्यंत कठोर है। इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन बहुत आसानी से भी किया जा सकता है सामान्य बहुमत के द्वारा, लेकिन कुछ इसके प्रावधानों में संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है।
तो इस तरह भारत का जो संविधान है उसमें जो है एक संतुलन स्थापित किया गया है। इसको हम कह सकते हैं कि एक मध्य का है, न तो अत्यंत लचीला न तो अत्यंत कठोर, भारत का जो संविधान है। तो इस प्रकार हम देखते हैं संविधान का जो प्रकार है उसके दो आधार हैं। एक है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है संशोधन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर आपने जाना कि संविधान दो प्रकार का होता है, एक विकसित संविधान, एक लिखित संविधान। और जहाँ तक संशोधन के आधार पर है तो वहाँ पर एक लचीला संविधान है और दूसरा कठोर संविधान है। इसके अतिरिक्त संविधान में अगर हम देखें कि एक अच्छे संविधान की क्या विशेषता होनी चाहिए, ये भी संविधान में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अच्छे संविधान के गुण क्या होते हैं, इसको जानना अत्यंत आवश्यक होता है। अच्छे संविधान के गुण, अच्छे संविधान के गुण क्या होते हैं, इसको भी देखना है। संविधान कौन सा अच्छा होता है। किसी भी देश की शासन प्रणाली को चलाने के लिए संविधान कितना महत्वपूर्ण होता है तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। लेकिन संविधान, कौन सा संविधान अच्छा होता है, हर देश के लिए जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक एक संविधान बनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी अपेक्षा की जाती है कि वो प्रत्येक संविधान में हो, और तभी उस संविधान को हम एक अच्छा संविधान कह सकते हैं। तो इसके लिए विद्वानों ने कुछ विशेषताएं बताई हैं जो अच्छा संविधान होता है। पहली बात तो संविधान जो है आपका संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब संविधान बहुत ज़्यादा बड़ा होना अच्छी बात नहीं माना जाता है, क्योंकि संक्षिप्त में बहुत सारी बहुत सारे प्रावधानों का जो इस संविधान में प्रावधान कर दिया जाता है वो संविधान अच्छा माना जाता है, अपेक्षाकृत जो है बड़े संविधानों की। बड़े संविधान अच्छे नहीं माने जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अमेरिका का संविधान अत्यंत संक्षिप्त संविधान है, लेकिन वो एक सफल संविधान और एक अच्छी संविधान की श्रेणी में आता है। वस्तुतः वो अमेरिका का संविधान जो है तो संक्षिप्त संविधान, लेकिन उसमें बावजूद इसके सरकार की सभी शक्तियों, सभी अधिकारों, नागरिकों के शक्तियों और अधिकारों और लगभग संघ और वहाँ के जो प्रांत हैं उनके सब के बारे में वहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है। हालांकि वहाँ के जो संविधान है वहाँ पर राज्यों का अलग संविधान होता है। तो संक्षिप्तता जो है संविधान, अच्छे संविधान का एक प्रमुख गुण होता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण गुण होता है स्पष्टता। संविधान की जो भाषा होती है वो स्पष्ट होनी चाहिए। अगर संविधान की भाषा में और उसके प्रावधानों को लेके कोई विवाद होता है तो वो ज़्यादातर इसी कारण से होता है। अगर संविधान की शब्दावली स्पष्ट होगी तो संविधान में विवाद की स्थिति बहुत कम उत्पन्न होती है, जिससे न्यायालय में जाने की जो आवश्यकता होती है वो कम महसूस की जाती है। और अगर संविधान अस्पष्ट रहता है तो ज़्यादातर जो है मुद्दे विवादित होते हैं और हमें बार बार न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है। तो अच्छी संविधान का दूसरा प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्पष्टता। तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण बताया जाता है अच्छे संविधान की वो है व्यापकता। भी अच्छे संविधान का एक आवश्यक गुण माना जाता है। व्यापकता, देखिए यहाँ पर एक शब्द मैं लिया संक्षिप्त, यहाँ पर मैं व्यापकता की बात कर रहा हूँ। तो मैं बताया संक्षिप्त का मतलब जो है बहुत बड़ा ना हो, किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के ना लिखा गया हो। व्यापकता का मतलब होता है कि किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ को छोड़ा ना गया हो, उसमें सारी चीज़ें हों, सरकार के बारे में, व्यक्ति के बारे में, सरकारी संस्थाओं के बारे में, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य के बारे में। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मतलब जो उसके महत्वपूर्ण सरकार जो उसके महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं उनको हम इसमें जो है अवश्य समाहित करेंगे। ऐसा नहीं किसी महत्वपूर्ण संस्था को छोड़ दिया जाए। तो व्यापक होना चाहिए। और आप चौथा देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण इसका माना जाता है लक्षण, वो है अधिकारों क्या मूल अधिकार है। ये मूल अधिकारों
मूल अधिकारों का उल्लेख, प्रावधान इसका अवश्य होना चाहिए। किसी भी संविधान में सरकार की शक्तियाँ और उसके नियमन का के साथ ही साथ वहाँ के जो नागरिकों के मूल अधिकार होते हैं, अगर इनका उल्लेख संविधान में कर दिया जाता है तो इससे जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है और ये संवैधानिक अधिकार हो जाते हैं जिसके तहत किसी भी व्यक्ति के जीवन को हम जो है अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए जो है उसके समस्त जितने आवश्यक अधिकार होते हैं उनको हम संविधान में उनका उल्लेख कर देते हैं। तो मूल अधिकारों का संविधान में उल्लेख अवश्य होना चाहिए। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण जो गुण है संविधान का वो है अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान। अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान अच्छे संविधान में का जो एक अत्यंत और महत्वपूर्ण गुण माना जाता है वो माना जाता है अल्पसंख्यक। किसी भी देश में किसी भी समाज में कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो संख्या में काफ़ी कम होते हैं, तो इसका मतलब ये कदाप नहीं होना चाहिए कि उनके अधिकारों के लिए किसी भी संविधान में कोई उल्लेख न किया जाए, क्योंकि जो हमारे देश का संविधान होता है वो पूरे देश के लिए होता है। उसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख किया जाता है। तो ऐसा ना हो जाए कि बहुमत के आगे किसी भी अल्पसंख्यक के अधिकारों का जो है उल्लेख न किया जाए। इसलिए अल्पसंख्यकों के लिए भी संविधानों में कोई विशेष प्रावधान अवश्य होना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है। तो इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं एक और है, तो ऐसे बहुत सारे गुण लेकिन जो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं मैं उन्हीं की चर्चा यहाँ करूँगा। लोचशीलता अच्छे संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना गया है। लोचशीलता का मतलब ये हुआ कि किसी भी देश का जो संविधान होता है उसमें समय के साथ परिवर्तन अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी संविधान को हम आज से 100 साल 200 साल 300 साल पहले बनाएं और उस समय की जो आवश्यकता थी, उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार हमने उसमें बहुत सारे प्रावधान किए, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में बदलते हुए परिवेश में जिस चीज़ की आवश्यकता हो उसका भी समय के साथ जो है संविधान में प्रावधान किया जाना चाहिए और उसके अनुरूप जो है किसी भी संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया होगी। तो इस तरह का जो प्रावधान उसको हम लोचशीलता के अंतर्गत, मतलब समय के साथ चीज़ों को इसमें जो है समय के साथ संविधान गतिशील होना चाहिए, जिस प्रकार की आवश्यकता उस तरह के प्रावधानों को भी इसमें किया जा सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो अच्छे संविधान है उसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन जो अत्यंत महत्वपूर्ण उसके गुण थे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण थे, हमने आज उसका जिक्र यहाँ पर किया। शिक्षक प्रशिक्षुओं, आज हमने आप लोगों को संविधान का अर्थ, उसकी परिभाषा, संविधान के प्रकार और अच्छे संविधान के जो लक्षण होते हैं, अच्छे संविधान के जो गुण होते हैं उनके बारे में बताने का प्रयास किया। इसके आगे जो है जो हमारी अगली कक्षा होगी उसमें हम स्पेशली हमें पढ़ना है अपने देश के संविधान, भारत के संविधान के बारे में। तो हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे कि हमारे देश के संविधान का गठन की प्रक्रिया क्या थी, किस प्रकार हमारे देश में संविधान का गठन हुआ और फिर उस संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, सब चीज़ों को हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।